लड़कियों, कुत्ते को बाहर ले जाओ। एक बच्चों का सॉफ्टबॉल मैच, एक कोच और एक बड़ी लड़ाई। आरोपी व्यक्ति आपको चौंका सकता है। मैं एंजेलेट लेवी हूँ और यह है क्राइम फिक्स। इस पागलपन भरे केस में जाने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिससे मैं इस्तेमाल करती हूँ और जो मुझे वाकई पसंद है। इसका नाम अपसाइड है और ये आपको उन चीजों पर कैशबैक देगा जो आप अक्सर खरीदते हैं, जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और यहाँ तक कि टेक आउट भी। आपको करना बस इतना है, आप अपसाइड को फ्री में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं और जैसे आप आम तौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट करते हैं। फिर आप अपनी खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर मुझे पेट्रोल या टेक आउट लेना है तो मैं पहले अपसाइड ऑफर्स देखती हूँ। खर्च के बाद पैसे ऐप में आते हैं जिन्हें मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अपसाइड के रेगुलर यूजर्स को औसतन सुनिए साल में $154 वापस मिलते हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड क्राइम फिक्स का इस्तेमाल करें, जिससे पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन 25 सेंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब वसंत है, बच्चों का बेसबॉल सॉफ्टबॉल सीजन शुरू है। माता पिता और बच्चे मैदान पर समय बिताते हैं, कई खेल व टूर्नामेंट्स के लिए यात्रा भी करते हैं। डगआउट में बैठकर बल्ले की आवाज सुनना मजेदार होता है, लेकिन कुछ माता पिता अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाएं तो इसका बुरा पहलू भी हो सकता है। मेरेडिथ ग्रांट, जो अपनी 8 साल की बेटी की सॉफ्टबॉल टीम कोच हैं, पर भी यही आरोप है। ग्रांट 3 छोटे बच्चों की मां हैं और जॉर्जिया प्लेटिनम फ्यूरी हैरिस टीम की मशहूर सॉफ्टबॉल कोच थीं, या कम से कम वो थीं। ये मामला डाल्टन जॉर्जिया का है, जो कई कालीन निर्माताओं का घर है, इसलिए इसे दुनिया की कालीन राजधानी कहते हैं। ये चटानुगा, टेनेसी के दक्षिण में स्थित है। 4 अप्रैल ईस्टर संडे को 4:30 बजे के बाद 2 टीमें गुड गेम कहने के लिए लाइन में थी। आप उन्हीं इस वीडियो में देख सकते हैं जिसे फेसबुक पर लॉरेंस स्टिथम ने पोस्ट किया था, जो रेकर्स फास्ट पिच टीम की कोच हैं। ग्रांट फ्यूरी की विरोधी टीम के कोच थे। बच्चे गुड गेम कह रहे हैं, लेकिन फिर कुछ होता है। 2 महिलाओं में झगड़ा होता है और वे लड़ने लगती हैं। वे जमीन पर गिरती हैं, बच्चे इधर उधर भागते हैं। टूर्नामेंट डायरेक्टर ने डाल्टन पुलिस को बुलाया। शायद वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। अधिकारियों ने चल रही लड़ाई की सूचना पर पहुंचे। एक अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा, मैंने संदिग्ध मेरेडिथ ग्रांट से बात की। उसने बताया कि सॉफ्टबॉल मैच में विरोधी टीम उसकी बेटी के खिलाफ खेल भावना विरोधी टिप्पणियां कर रही थी। खेल खत्म होने के बाद दोनों टीमें गुड गेम कहने के लिए लाइन में खड़ी हुईं। मेरेडिथ ने बताया कि इसी दौरान विपक्षी टीम का एक कोच उसके बिल्कुल सामने आकर आक्रामक ढंग से खड़ा हो गया। उसने प्रतिक्रिया में उसे अपने दाहिने हाथ से धक्का दिया। मेरेडिथ ने फिर बताया कि विरोधी टीम के अन्य लोग उस पर हमला करने लगे, जिससे वह जमीन पर गिर गई। मेरेडिथ मुझे ये समझा नहीं पाई कि जब वो जमीन पर गिर गई तो उसके बाद क्या हुआ। खैर, बिल्कुल हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, इसलिए अधिकारियों ने लॉरेंस स्टिथम से बात की, जिन्होंने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया था। अधिकारी की रिपोर्ट में आगे लिखा था, फिर मैं उन अन्य अधिकारियों से मिला जिन्होंने पीड़िता लॉरेंस स्टिथम से बात की थी और घटना की वीडियो फुटेज प्राप्त कर ली थी। वीडियो में दोनों टीमें गुड गेम कहने के लिए लाइन में थीं। मैंने नहीं देखा कि किसी ने मेरेडिथ के बिल्कुल सामने आकर उससे भिड़ा, लेकिन मैंने देखा कि मेरेडिथ ने विरोधी टीम के कोच को धक्का दिया। फिर विरोधी टीम के एक कोच ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, पर उसे भी मेरेडिथ ने धक्का दिया। इसके बाद मेरेडिथ कोचों और बच्चों के समूह के चारों ओर घूमी। लॉरेन का बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। मैंने लॉरेन से संपर्क किया और उसके चेहरे पर निशान देखे जहां उसे मेरेडिथ ने मुक्का मारा था। पुलिस ने बताया कि कथित पीड़िता लॉरेन स्टिथम के चेहरे पर चोट के निशान थे। आइए उस वीडियो को एक बार फिर से देखते हैं। बच्चे उस गुड गेम रिवाज के लिए लाइन में खड़े हैं। आप बच्चों को ऐसा करते हुए देखते हैं। लोग खेलों में ऐसा हमेशा करते हैं। वे हाथ थपथपाकर दिखाते हैं कि वे अच्छे खिलाड़ी हैं। अंत में 2 महिलाएं बात करना शुरू करती हैं। हालांकि क्या कहा गया यह स्पष्ट नहीं है। दोनों महिलाएं जमीन पर गिरती हैं।
तभी एक सुनहरे बालों वाली महिला पीछे हटती है और दूसरे कोच झगड़ा रोकने आ जाते हैं। मेरेडिथ ग्रांट, 3 बच्चों की मां और पत्नी, को विचफील्ड काउंटी जेल में मारपीट के मामूली आरोप में बुक किया गया। ग्रांट फ्यूरी टीम की प्रिय कोच ने इस्तीफा दे दिया है। अब वे यूएस फास्ट पिच एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स में कोचिंग नहीं कर सकेंगी। वे ईस्ट रिज हाई स्कूल एथलेटिक हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। ठीक है, तो इस बारे में बात करने के लिए, जिसे मैं थोड़ा पागलपन मानती हूँ, चलिए मैग स्ट्रिकलर को बुलाते हैं। वह अटलांटा जॉर्जिया क्षेत्र के फौजदारी मामलों की बचाव पक्ष की वकील हैं। पूरे अटलांटा में कार्यरत हैं और इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है। मैग, जब मैंने पहली बार ये देखा तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की खेल कार्यक्रमों में कई बार कुछ माता पिता थोड़े बेकाबू होते हैं। एक माता पिता होने के नाते ये मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला है। और यहाँ ये एक कोच है। ये एक कोच है और ये 8वीं कक्षा की सॉफ्टबॉल नहीं, बल्कि 8 साल के बच्चे सॉफ्टबॉल खेल रहे हैं। एक आपराधिक बचाव पक्ष की वकील और एक माँ के तौर पर अपने विचार साझा करें। मुझे अपनी पहली मुलाकात उन पागल माता पिता से याद है। मेरा बच्चा तब पहली कक्षा में था और वो एक शनिवार की सुबह थी। आप जानते हैं, सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और मेरी बेटी, आप समझ ही सकते हैं, कलाबाजियां कर रही थी जैसे वो सिर्फ 6 साल की है। और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उस समय अभिभावकों में से एक, जो एक पिता थे, अपने बच्चे को लेकर इतने जुनूनी थे कि मैं हैरान रह गई। मुझे पता था मेरी बेटी फुटबॉल स्टार नहीं बनेगी क्योंकि वो कालाबाजियां कर रही थी, लेकिन वही मेरा पहला अनुभव था और तब से मैं बार बार वही चीज देखती आ रही हूँ। और होता ये है, मुझे नहीं पता कि यहाँ आखिर कैसी मानसिकता या मनोविज्ञान काम कर रहा है, लेकिन ये माता पिता बहुत बहुत ज्यादा शामिल हो जाते हैं और फिर कुछ माता पिता कोच बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वही स्थिति हो सकती है जहाँ किसी एक कोच की बेटी टीम का हिस्सा थी, इसलिए वो कोच उस तरह जुनूनी हो गया हो। लेकिन इनमें से कुछ भी माफी के लायक नहीं। आपने मुझसे आपराधिक बचाव पक्ष की वकील के रूप में पूछा था। उसे अभी उसकी सजा मिल रही है। ये सब इंटरनेट पर फैल चुका है और अफसोस की बात है, इंटरनेट कभी भी कभी भी कभी भी नहीं भूलता। आप जानती हैं, ये हमेशा रहेगा। वो कहती हैं 8 साल की बच्ची कब 15 की हो जाएगी पता नहीं चलेगा, यही सजा काफी है। साथ ही उन्हें उस दुनिया में कोचिंग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि यही सबसे प्रभावी, सबसे उपयुक्त और सबसे सही सजा है। उन्हें जेल जाने और फिर कुछ एंगर मैनेजमेंट क्लासेस करने के अलावा कोई आपराधिक सजा नहीं मिलेगी। देखिए, उन्हें बैन कर देना चाहिए। सच कहूँ तो मेरा मतलब है, उन्हें दोबारा कोचिंग करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कुछ खेल आयोजनों में माता पिता का पागलपन भरा व्यवहार देख सकते हैं। माँ होने के नाते जिसका बच्चा खेलों में भाग लेता है, मुझे बीच बीच में ईमेल्स मिलते हैं जो चेतावनी देते हैं माता पिता को सही व्यवहार के लिए। और मैं सोचती हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि हमें ये ईमेल मिल रहा है क्योंकि किसी ने खेल में गलत व्यवहार किया है। ये निराशाजनक है क्योंकि ये बच्चों के लिए बुरा उदाहरण है। और आपके पास एक कोच है जिसने बहुत ही खेल भावना के खिलाफ काम किया है, यहाँ कथित तौर पर हमला किया है। यही आरोप है। जब तक दोषी साबित नहीं हो जाती तब तक वह निर्दोष है, लेकिन हमारे पास वीडियो है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा उलझाती है। आप सही हैं, ये इंटरनेट पर है, ये कभी नहीं हटेगा। लोग सालों तक उसका नाम गूगल करेंगे और ये सामने आ जाएगा। और उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर में वो बहुत गुस्से में दिख रही है। गिरफ्तारी की तस्वीरें अक्सर अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो सच में गुस्से में दिख रही है। तो इससे आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, जैसे वाह, फेसबुक पर परिवार की इन प्यारी तस्वीरों के पीछे इस औरत के भीतर असल में क्या चल रहा है कि वह 8 साल की बच्ची के सॉफ्टबॉल गेम में इतना भड़क गई। ये बच्चे तो खेल सीख रहे हैं और ये औरत कथित तौर पर महिला के बाल खींचकर उसे गिराकर और पिटाई कर रही है, फिर ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और दूसरों को दोष देती है। पुलिस वाले देखती हैं कि उनके पास वीडियो टेप है। वो कथित पीड़िता महिला इसे फेसबुक पर पोस्ट कर रही है ताकि सब देख सके। हाँ, और समझिए कि इन संगठनों में से ज्यादातर के पास कोचों के लिए खास ट्रेनिंग होती है।
ताकि कोच बनने से पहले आपको घंटों की ट्रेनिंग से गुजरना पड़े। और ये ट्रेनिंग आमतौर पर इंटरनेट पर वीडियो देखने जैसी होती है, लेकिन ये किसी भी कॉर्पोरेशन में साइबर सुरक्षा या ऐसी किसी चीज की ट्रेनिंग जैसी ही होती है। ऐसे वीडियोस होते हैं जिन्हें आपको देखना होता है और ये आपको सिखाते हैं कि एक अच्छा कोच कैसे बनना है। और जब मैं ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिखाया जाएगा कि उन्हें सही सॉफ्टबॉल स्किल्स कैसे सिखानी है। ये आपको हर स्थिति में सही व्यवहार सिखाता है। ऐसा नहीं है कि वो बस कोई कोच हैं जो सड़क से आ गई हो। उन्हें नैतिक रूप से इतना समझदार होना चाहिए कि बच्चों के सामने अजीब व्यवहार न करे। लेकिन कोच के उस ऊंचे पद पर होने के लिए उनके पास ट्रेनिंग होती है। मैं उसके लिए खास नहीं कहूंगी, पर सभी संगठित खेलों में ऐसा होता है क्योंकि कोचों से ऊंचे मानदंडों की उम्मीद की जाती है। ये बच्चे अपने कोचों को आदर्श मानकर उनका व्यवहार अपनाते हैं और उनसे हमेशा उच्च नैतिक स्तर बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। ये 8 साल के बच्चे भी इसे याद रखेंगे। वीडियो देखें तो बच्चे सोचते हैं यहाँ क्या हुआ, वीडियो भूल भी जाएं, ये उनकी यादों में रहेगा। सही है। ये बच्चे बड़े होंगे और ये सिर्फ चेतन स्मृति नहीं, अवचेतन स्मृति भी है। और आप जानती हैं, उम्मीद है कि बाकी कोचों ने भी अपनी टीमों को बैठाकर समझाया होगा। आप जानती हैं, जो हुआ वो गलत था, ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दिया जाएगा। कोच मेरेडिथ अब नहीं आ रही हैं, आप जानती हैं, और वो बातचीत हो चुकी है। दुखद ये कि उनका सम्मान भी हुआ था। मैं फेसबुक पर देख रही थी, उन्हें हाई स्कूल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। मेरा मतलब है, कोच मेरेडिथ, जन्मदिन मुबारक हो कोच मेरेडिथ। हम कोच मेरेडिथ से प्यार करते हैं। और फिर ये तो जैसे अरे बाप रे। और अब उसके बच्चे, मेरा मतलब है उसके बेचारे बच्चे, ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो अभी भी खेल खेल रहे हैं? और आप जानती हैं, पापा उन्हें खेलों में ले जा रहे हैं। शायद वो बहुत शर्मिंदा होंगे। आपकी मम्मी पर दूसरी मम्मी को पीटने का आरोप लगा है। और समझिए कि एक 8 साल के बच्चे के तौर पर आपकी सोचने समझने की क्षमता भी 8 साल के बच्चे जैसी ही होती है। और इसलिए शायद उन्हें इसकी किसी भी बात की असली समझ नहीं होती। और फिर इसके नतीजे सालों तक रह सकते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा। क्या उस क्षेत्र में होने वाले सभी सॉफ्टबॉल मैचों से बैन कर दिया जाएगा? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है उसे कोचिंग से बैन किया गया, लेकिन क्या उसे उस दुनिया में रहना भी मना होगा? मेरा मतलब है, ये मुमकिन है। और क्या वो इसका पालन करेगी? और फिर दूसरा मुद्दा ये है कि अगर वो इसका पालन नहीं करती तो बाकी माता पिता कहेंगे, ओ उसे जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। लेकिन दुख की बात है कि ये बात उस परिवार, उस इलाके, उस पूरे माहौल के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहेगी। और मेरी उम्मीद है कि इससे जो एक सकारात्मक बात निकल सकती है वो ये है कि ये इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक याद दिलाने वाली बात बन जाए कि हमेशा पेशेवर तरीके से व्यवहार करें। कोच के रूप में आप पेशेवर शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। आप जानती हैं, जब मैं हाई स्कूल में बड़ी हो रही थी, हमारे पास कुछ काफी गैर पेशेवर कोच थे, जैसे चिल्लाना, आपके चेहरे पर आकर बोलना, इस तरह की सारी बातें। लेकिन ये तो बहुत ही बेहुदा है, बिल्कुल बेहुदा। मेरा मतलब है, आम तौर पर आप माता पिता के बारे में सुनती हैं। आप सुनती हैं कि माता पिता बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना कि बात हाथापाई तक पहुंचे, लेकिन सुनती हैं कि माता पिता हद से बाहर जाकर खेलों में लोगों पर चिल्लाते और बेहुदा हरकतें करते हैं। ये वाकई बहुत बुरा है। ये सच में पूरे देश में होने वाली बहुत बुरी बात है। और ये खेलों में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हर जगह एक समस्या है। देखिए, ये पूरा माहौल है, क्योंकि याद रखिए, ये सब बाहर जाकर खेले जाने वाले खेलों से भी जुड़ा हुआ है। ये पूरा माहौल है। आप नाम लीजिए, चाहे सॉफ्टबॉल हो, बेसबॉल हो, वॉलीबॉल हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो सकता है। पूरा माहौल, आप जानते हैं, इन बेचारे बच्चों को लेकर है। मैं इन्हें बेचारे बच्चे कहूंगी क्योंकि मेरे बचपन के खेल इतने गंभीर या तनावपूर्ण नहीं थे, आप जानती हैं। और शायद यही जो गंभीरता है वही इस सब में और जोड़ रही है। क्योंकि एक ऐसे अभिभावक के तौर पर जो बच्चों के मैचों के लिए जगह जगह जाता है, आप 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे दूर दराज के उजाड़ शहरों में जा रहे होते हैं और बहुत सारे टीम के लोगों के साथ अजीब अजीब होटलों में रुकते हैं। ये सब बस बहुत ज्यादा है। ये समस्याओं को न्योता देने जैसा है
और जैसा कि आप सुन सकते हैं, आपको उन समस्याओं के बारे में पता चलता है। और सबसे जरूरी बात, एक बार फिर हमें खिलाड़ियों को तैयार करना है। एथलीट शब्द पहले दिन से ही इस्तेमाल किया जाता है, तो चाहे आप पहली कक्षा में हो या दूसरी कक्षा में, वे आपको एथलीट कहेंगे ताकि आपको उस स्तर पर रखा जा सके जहां आप समझ सके कि टीम में कैसे व्यवहार करना है, या अगर वह व्यक्तिगत खेल है तो कोर्ट या पूल में कैसे व्यवहार करना है। और इसलिए मैं इस पर सवाल उठाती हूँ। साथ ही 2026 के इस दौर में भले ही गेम चेंजर चालू ना होता, तब भी कोई माता पिता होते, शायद कोई न कोई अभिभावक रहा होगा जिसने तुरंत फोन निकालकर उसे स्नैप या फेसबुक लाइव पर डाल दिया होगा। आइए वीडियो पर बात करें। मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं, क्योंकि जब मैंने पहली बार वीडियो देखा तो सोच रही थी इनके पास वीडियो कैसे है, क्योंकि मुझे तो ये थोड़ा संदिग्ध लगा। लेकिन आपने मुझे यहाँ बातचीत और रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बताया था कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे माता पिता लॉगिन करके ये सब देख सकते हैं। शायद इसी कारण वीडियो में वाइड स्क्रीन व्यू और कोने में स्कोर बोर्ड जैसा कुछ था। इसी सिस्टम की वजह से हमारे पास ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि कोई बस यूं ही इसे रिकॉर्ड कर रहा था। ये कोई सेटअप या कुछ ऐसा नहीं था। मुझे उन वीडियो सिस्टम्स के बारे में बताइए जहां माता पिता लॉगिन कर गेम्स देख सकते हैं जब वे पास ना हो। मैं आपको सिर्फ वॉलीबॉल के बारे में बता सकती हूँ। मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये गूगल करने का मौका नहीं मिला कि सॉफ्टबॉल की दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन मैं मान रही हूँ, और शायद इसमें मैं सही भी हूँ, कि जब भी आपके पास कोई संगठित खेल एरिना जैसी चीज होती है, कोई खेल की अवधारणा, खेल क्लब या कई क्लब्स होते हैं, तो उनके पास लाइव स्ट्रीम होती है। और इसका मकसद खेल को लाइव स्ट्रीम करना होता है, ताकि अगर माता पिता को थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना पड़े या कुछ भी हो, तो भी वो हमेशा वहाँ लाइव स्ट्रीम होता है। आमतौर पे इसके लिए सब्सक्रिप्शन देना होता है। हर कोई जीतता है, क्योंकि माता पिता होने के नाते भी हम आखिर एक ही इंसान हैं। अगर हमारे कई बच्चे हैं तो हम हर खेल आयोजन में नहीं जा सकते। मैंने हमेशा वॉलीबॉल लाइव स्ट्रीम का इस्तेमाल इसी तरह किया है कि जब मैं होटल वापस जाती थी तो लॉग इन कर लेती थी, या जब मैं असली इवेंट पर नहीं होती थी तब भी लॉग इन कर लेती थी, कुछ भी हो। और एक वकील के तौर पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि चूंकि ये किसी तीसरे पक्ष से आता है जो हमेशा लाइव फीड देता है, हमें पता है कि इसमें किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगर किसी तरह की कोई मुकदमेबाजी होने वाली है, मुझे शक है सिविल मुकदमा, या अगर वो विरोध करना चाहती है, ओ नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ था, तो हमारे पास वीडियो है और उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस केस में परेशानी ये है कि पुलिस कह रही है कि हमारे पास वीडियो है, लेकिन आरोपी ने दूसरे पर दोष डालते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत की थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिसकर्मी लौट कर कहता है, हमारे पास वीडियो है, तुम ही हमलावर थी, तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। आइए यहाँ आपराधिक आरोप के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक आपराधिक आरोप है, उसे जेल में डाला गया, फिर उसे रिहा कर दिया गया, जमानत भर दी, जो भी हो। क्या वे उसे उदाहरण बनाना चाहेंगे क्योंकि मामला चर्चित हो गया है? क्या वे उसे जेल भेजकर सजा देंगे ताकि उसे सबक मिले और दिखा सकें कि ये बर्दाश्त नहीं होगा? डाल्टन जॉर्जिया, आप जानती हैं, शायद लोगों ने वहां से होकर सफर किया होगा। आप जानती हैं, ये कारपेट बनाने की जगह के लिए मशहूर है, या जो भी हो, ये एक छोटा सा शहर है। तो क्या वे उसे मिसाल बनाएंगे या वह अदालत से रहम मांगकर प्रोबेशन लेगी? आपका क्या अनुमान है? मैं आपको सिर्फ एक अनुमान ही दे सकती हूँ। मैं असल में विटफील्ड काउंटी में गई हूँ। विटफील्ड काउंटी और डाल्टन, अगर आप चाहे तो, चैटानूगा के उपनगर है। तो ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन फिर भी पूरी तरह ग्रामीण नहीं है। और सच कहूँ तो ये इलाका काफी सुंदर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो होगा वही आमतौर पर जॉर्जिया में उन सभी लोगों के साथ होता है जिन पर पहली बार आरोप लगता है। और मैं लगभग गारंटी दे सकती हूँ कि ये उसका पहला मामला है, क्योंकि अगर उसका कोई आपराधिक इतिहास होता तो वो कोच नहीं होती। कोच बनने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड देना जरूरी है। खेल जगत में आपकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच होती है, और आम तौर पर जो होता है वो ये है कि उसे सशर्त छूट का मौका दिया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे एंगर मैनेजमेंट क्लासेस लेनी होंगी। अगर किसी भी कारण से, और मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ये कोई समस्या होगी, लेकिन अगर किसी भी तरह से शराब का जिक्र आता है, जो हमें पता है कि नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये मामला कितना आगे जाएगा, तो उसे शराब से जुड़ी काउंसलिंग भी लेना पड़ेगा।
लेकिन आमतौर पर यही होता है। ये बहुत ही दुर्लभ मामला होता है कि जब आप पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली में आते हैं और आपको दोष सिद्धि और प्रोबेशन मिलती है। इस मुद्दे को जो बढ़ा सकता है, और मैं यहाँ थोड़ा अनुमान लगा रही हूँ, लेकिन मान लीजिए कि जिसने उस महिला को, लॉरेन को, अगर वो है नहीं, लेकिन अगर उसे चोट लगी होती तो आरोप और गंभीर हो जाते। अगर वहाँ कोई गाली गलौज होती जो हमें वीडियो में नहीं दिखती, तो अंततः एक चीज होती है जिसे साधारण हमला कहते हैं। उसके और भी आरोप लग सकते थे। चिल्लाना भी साधारण हमला माना जाता है। और फिर से मैं यहाँ बहुत आगे जा रही हूँ, लेकिन अगर उसने दूसरों के सामने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगी, तो जॉर्जिया में इसे टेररिस्टिक थ्रेट्स यानी जान से मारने की धमकी देने का अपराध कहा जाता है, जो कि एक गंभीर अपराध, फेलेनी है। मैं यहाँ बहुत दूर की बात कर रही हूँ, मुझे इन चीजों की उम्मीद नहीं है। आपने पूछा था कि क्या हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम नजर रखेंगे। ये लॉरेन है, वीडियो डाला है पर खुश नहीं है। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी चोटों की तस्वीरें भी हैं, तो उनके पास बाल खींचने के अलावा भी चोटें हैं। नील पड़ना, जरूर। उनके पास फोटो खींचने लायक कुछ था, तो हम देखेंगे कि वह इसके बारे में कैसा महसूस करती हैं और उनका क्या मानना है कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो मैग स्ट्रिकला, आपके समय और आपकी विशेषज्ञता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करती हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब मैं इन खेलों में जाती हूँ तो अपनी कैंपिंग चेयर लगाती हूँ, एक कप कॉफी लेती हूँ और बस वहाँ बैठकर बच्चों का उत्साहवर्धन करती हूँ। और मैं सबको यही करने की सलाह देती हूँ। वास्तव में ये बहुत मजेदार होता है। आप अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं और ये रिश्ता मजबूत करने का अच्छा समय होता है। मेरे पास इससे जुड़ी कई शानदार कहानियां हैं, तो मैं आपसे सहमत हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। अब इस समय मेरेडिथ ग्रांट पर जो मारपीट का आरोप है वह एक माइनर अपराध है। यह स्पष्ट नहीं है कि उन पर और कोई आरोप लगाए जाएंगे या नहीं। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है। और इसी के साथ क्राइम फिक्स के इस एपिसोड का समापन होता है। मैं एंजेलिट लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार फिर यहीं आपसे मिलूंगी।